जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। चलिए मैं अकाउंट्स का क्लास पूरे तरीक़ा से रिकॉर्ड कर देता हूँ। अभी मैं YouTube पर था तो अच्छे तरीक़ा से वीडियो क्वालिटी ना होने की वजह से फिर मैं YouTube से लॉग आउट हो गया हूँ। तो चलिए मैं इस पूरे क्लास को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से रिकॉर्ड करता हूँ और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ में बताने के साथ आप सभी को YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर देता हूँ और आप यहाँ से अच्छे तरीक़ा से देख लेंगे। चलिए मैं बाद में इस मैसेज को स्टडी करूँगा। अभी चलिए तो क्लास 11th के लिए है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से 2023-24 सेशन का मॉडल सेट 1 जारी कर दिया गया है और बाकी 2 सेट का और भी दिया गया है, लेकिन अभी जारी वो नहीं किया गया है। तो अभी हम लोग एक सेट को बहुत ही अच्छे तरीक़े से पढ़ेंगे। बस स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको फिर से मैं एक बात रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि हर एक क्लास में एक बात को रिपीट करता हूँ हर एक वीडियो में भी, कि जो यहाँ पर अकाउंट्स का MCQ दिया हुआ है आपको ये आंसर तो दिया हुआ, लेकिन आपको मीनिंग और कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझना है। ये नहीं कि ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये वाला BCD, ऐसा नहीं समझना है। ठीक है, क्यों कहा है इसका रीज़न को भी थोड़ा आप समझेंगे। हाँ, कुछ ऐसे चीज़ होता है कि जिसको आप याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी चीज़ें आपको याद करना होगा कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि आगे भविष्य में भी आपका काम आने वाला है और साथ में यहाँ पर भी काम आने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पैटर्न सारा बताया हुआ है। पहला झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जारी किया गया है, 2023-24 सेशन का है, 11th क्लास के लिए है, सब्जेक्ट अकाउंट्स है, 1 आवर का टाइम मिलेगा, टोटल 40 क्वेश्चन होगा। पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, प्रश्नों की कुल संख्या 40 होगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए सारा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए होंगे, मतलब 4 विकल्प में से एक आपको चुनाव करना है जो सही होगा। ठीक है, और लास्ट का इंस्ट्रक्शन है गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। तो यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो बहुत हम लोग के लिए प्लस पॉइंट बनता है ये चीज़ का। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर ही रहेगा, अच्छा है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखेंगे। नंबर 1 जो क्वेश्चन है, पुष्प पालन एवं लेखाकर्म की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, पुष्प पालन एवं लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, तो याद रखना 1494 ईस्वी में। 14 यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, इसको याद करना है आप लोगों को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको समझिएगा। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है कि 2 लाख मूल्य के माल के विक्रय के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम रहतिया का शेष 10,000 रुपया था। यह एक है, क्या है, मतलब है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ 2 लाख देयर वाज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 10,000 दिस इज, मतलब कहता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो है सेल ऑफ गुड्स किया गया, 2 लाख का किया गया। गुड्स सेल करने के बाद जो है जो बचा हुआ सामान है यानी स्टॉक जो है 10,000 का बचा हुआ है। तो यह एक क्या है, तो दिस इज द इवेंट। यह एक क्या है, इवेंट। हम लोग जानते हैं कि जब भी एक ट्रांजैक्शन होता है तो क्या होता है, उसको कहते हैं एक इवेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 अचल संपत्ति में सम्मिलित होते हैं, फिक्स एसेट में इंक्लूड होता है। फिक्स एसेट तो याद होगा, फिक्स एसेट में क्या क्या होता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारा क्या है, फिक्स एसेट है। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, पेमेंट ऑफ एडवांस नहीं होगा, फर्नीचर दिस इज द फिक्स एसेट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, फिक्स एसेट। इसको हम लोग कहते हैं अचल संपत्ति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा व्यय नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंसिव। देखिए खर्च कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर क्वेश्चन समझने वाला है। यहाँ पर बहुत बच्चे जो है ना गलती करते हैं कि सर हमने सैलरी दे दिया, सर हमारे बिजनेस के लिए खर्च है। तो भाई खर्च ये जो है आपका खर्च नहीं है,
एक्सपेंसेस नहीं है। रेंट क्या आपके लिए खर्च है? नहीं। परचेज खर्च है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है समझिए। अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंसेस। अच्छा, नोट यहाँ पर लगाया हुआ है, तो देखिए हमारा खर्च तो है, ओके खर्च है, बट यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? नोट एन एक्सपेंसेस, मतलब खर्च कौन सा नहीं है, खर्च कौन सा नहीं है। यहाँ पर समझिएगा, ये सब तो आपका खर्च है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन को। तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन ऐसा खर्च नहीं है। तो देखिए ये बिजनेस के लिए सैलरी दिस इज द एक्सपेंसेस है, रेंट भी आपके लिए खर्च है और परचेज भी आपके लिए खर्च है, बट खर्च कौन सा नहीं है? तो ड्राइंग। मान के चलिए आप है सो 10 फाइन आप खरीद के लाएं अपने बिजनेस के लिए और 10 फाइन में से आप 2 फाइन अपने घर के लिए यूज़ कर लिए, ड्राइंग कर लिए, निकाल लिए, तो क्या यह एक आपका एक्सपेंसेस है? जी नहीं, आपका ये एक्सपेंसेस नहीं होता है। लेकिन आइए सैलरी आप बिजनेस के लिए पेमेंट कर रहे हैं, रेंट पेमेंट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो दिस इज द एक्सपेंसेस, यह एक एक्सपेंसेस बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कर विच ऑफ अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड बाय अ बिजनेसमैन, यानी एक बिजनेसमैन जो है किस प्रकार का अकाउंटिंग को यूज़ करता है। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना, एक बिजनेसमैन यूज़ नहीं करता है, फिनेंशियल अकाउंटिंग को यूज़ करता है, जहाँ से एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट और लॉस का पता चल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, टैक्स अकाउंटिंग वो अलग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग है। ठीक है, एक व्यवसायी है वो फिनेंशियल अकाउंटिंग का यूज़ करता है, जहाँ से उसको प्रॉफिट लॉस का, बैलेंस शीट का पता चल सके। ओके, चलिए तो याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है स्टॉक के मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्ड टू वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। बात समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो कौन सा, मतलब कि स्टॉक के मूल्यांकन के लिए कौन सा प्राइस यहाँ पर लिया जाएगा, करेक्ट कौन सा होगा? तो लागत मूल्य पर, या फिर मार्केट मूल्य पर, या फिर कहता है लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में कम है। तो देखिए यहाँ पर याद रखना है स्टूडेंट्स, लागत और बाजार मूल्य, यानी कि जो हमें कॉस्ट पड़ा है और बाजार का मूल्य है जो दोनों में कम है, यानी करेक्ट। स्टॉक के मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी होगा, लागत बाजार मूल्य जो दोनों में कम होगा वही हमारे लिए स्टॉक का वैल्यूएशन बेस्ट होता है, वही करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सतत व्यवसायी अवधारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई चालू रहेगी, मतलब सतत व्यवसायी अवधारणा के अनुसार, यानी गोइंग कंसर्न, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, मतलब कौन सा, मतलब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो वही कहता है यहाँ पर कि सतत व्यवसायी अवधारणा के अनुसार व्यवसायी इकाई चालू रहेगी। तो चालू रहेगी मतलब कब तक? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वो अनंत काल तक जो है बिजनेस चलता रहेगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, तो अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। ठीक है, अस्थायी रूप से नहीं, अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। तो जो हम लोग का परफेक्ट दिमाग में रखना है कि इसका आंसर ये होगा तो होगा। ठीक है, बाकी हम लोग को ऑप्शन कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, बस हम लोग को जानना है परफेक्ट क्या इसका आंसर ये होगा। ठीक है, बाकी अगर कोई क्वेश्चन में अगर डाउट होता है ना तो बाकी क्वेश्चन को चेक आउट कर लेंगे, वो ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए ये इतना ही पढ़ने से नहीं होगा, मैं फिर आपको बता दूं कि इतना ही पढ़ने से नहीं होगा। ठीक है, आपको और भी सारा क्वेश्चन पढ़ना है, और भी अकाउंट्स का क्वेश्चन पढ़ना, और भी बीएसटी का क्वेश्चन पढ़ना। तो कहाँ से पढ़े सर, कैसे तैयारी करें बेस्ट हो? क्योंकि अगर यहाँ पर मैं अच्छे तरीक़े से नहीं तैयारी करता हूँ तो क्या है कि मैं क्लास 12 में मूव नहीं करूँगा और दिक्कत 1 साल का मेरा प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या करना है, कैसे तैयारी करें सर? तो देखिए हमने तो बहुत यूट्यूब पर वीडियो दे दिया हूँ, लेकिन अगर आपको ऑफलाइन भी तैयारी करना है तो आप हमारे पास ऋषि कॉमर्स एकेडमी हजारीबाग में झिंझिरिया पुल के सामने ये संस्था है, आप यहाँ से जुड़कर जो है
अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई कर सकते हैं। भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 11 का तैयारी करवाया जा रहा है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स एक दूसरे तक भी शेयर करेंगे ये वीडियो को, ताकि उनका भी लाभान्वित हो। और हमारा जो ऐप है, ऐप में भी आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर सारा जो PDF है, जितना भी प्रीवियस ईयर का PDF है वो सारे मिल जाएंगे, और क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएंगे, ताकि वहाँ से अच्छे तरीक़ा से पढ़ सके। आपको इधर उधर ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ से मिलाना है, क्वेश्चन ढूंढना है, डाउनलोड करना है। एकदम सीरियल बैच से वहाँ पर अरेंजमेंट की गई है, तो आप वहाँ पे अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, बेस्ट हो जाएगा। दूसरी बात एक, अगर वहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज जो है ऑनलाइन का वो भी फ्री दिया हुआ है, तो उसको भी अटेम्प्ट करेंगे और ज्वाइंट होंगे तो वहाँ पर और भी कूपन कोड जारी कर दिया जाता है। और जैसे आप ज्वाइंट होंगे यहाँ पर मैसेज आ जाता है, तो आप कूपन कोड वहाँ से आपको दे दिया जाएगा, और अब बाकी टेस्ट सीरीज जो परचेजिंग वाला है वो भी आपका फ्री हो जाएगा। ठीक है, और यदि किसी तरह का डाउट होता है तो जो नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल से ले सकते हैं कि आखिर क्या तरीका है। ठीक है, लेकिन आपको इतना ही पढ़ने से नहीं होगा, मैं फिर से कह दूं कि और आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन से नहीं होने वाला है। चलिए आगे हम लोग, तो फिर से आपको बता दूं कि आप ऋषि कॉमर्स एकेडमी का ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आगे आप क्लास 12th में आने वाले हैं तो आपको बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप देखिए ना, मॉडल आपका टॉपर कॉपी आपको देखने को मिलेगा कि 12th में जो टॉप करते हैं बच्चे, उनका कॉपी किस तरीके से लिखा हुआ रहता है। ये आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए प्ले स्टोर में, वहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 12th टॉपर कॉपी, आपको पता चल जाएगा, आइडिया बहुत है। बाकी अगर प्रैक्टिकल में अगर आपको क्लास 11 का मार्कशीट में अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आइए ऑफलाइन में ज्वाइंट होइए। ठीक है, चलिए आगे जो क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लुकस पेसियोली निवासी थे, यानी फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लुकस पेसियोली वाज एन इनहेबिटेशन ऑफ, यानी कहाँ के ये थे, कहाँ के निवासी थे, तो याद रखना है इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के थे, इटली याद रखिएगा, इटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे के पहलू पक्ष होते हैं। तो याद रखिए, देखिए जब भी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखिए गलत दिया हुआ है, आंसर जो इसका आप देखेंगे तो गलत दिया हुआ है, तो इसका 2 साइड होता है, तो हम लोग एग्जैक्ट आंसर को ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर इसका आंसर होता क्या है। तो देखिए जब भी हम लोग इवेंट एंट्री होता है तो इसका एक डेबिट पक्ष में और दूसरा जो है क्रेडिट पक्ष में इसका एंट्री किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कर लेखांकन के नगदी आधार के अंतर्गत व्ययों का लेखा किया जाता है। अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। तो याद रखना वन पेमेंट। ठीक है, अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, मतलब लेखांकन के नकदी आधार के अंतर्गत व्ययों का लेखा, मतलब नगद, चाहे वो पैसा आ रहा हो या पैसा जा रहा हो। ठीक है, तो कौन? वन पेमेंट, यानी कैश भी वहाँ पे रहता, कैश पेमेंट, तो ये ऑप्शन नंबर ये ही होता। ऑन पेमेंट का मतलब हो गया, समझो कि ये कैशलेस ट्रांजेक्शन हो रहा है, कैश में ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य यही बनता है कि लेखांकन नगदी आधार के अंतर्गत व्ययों का, लेकिन मतलब नगदी में ट्रांजेक्शन करता है तो कौन सा मेथड है या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो भुगतान, ऑन पेमेंट, या फिर कह सकते हैं कैश बेसिस। ओके, चलिए इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मशीन का नकदी करें, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश क्या है? अगर हम मशीन नगद खरीदते हैं तो डिक्रीज टोटल एसेट, कीप टोटल एसेट अनचेंज्ड, है ना, या फिर इंक्रीज टोटल एसेट, या नॉन ऑफ द एबव। तो हिंदी में भी एक बार पढ़ देते हैं। कुल संपत्ति को घटाता है क्या मशीन को? अगर हम जैसे परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश नगद खरीदते तो क्या होता है? कुल संपत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप जानते, देखिए आपको पढ़ाया गया होगा इक्वेशन, है ना, इक्वेशन अगर पढ़ाया गया, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया गया होगा तो आप देखते होंगे कि जब हम मशीन खरीदते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल सीधी सी बात है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो 1 लाख में अगर आप 1 लाख का कोई संपत्ति परचेज करते हैं, मान के चलिए 1 लाख का संपत्ति आप परचेज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ जी हाँ, 1 लाख अगर आप संपत्ति परचेज करते हैं, आपके पास 1 लाख रुपए 1 लाख का संपत्ति खरीदते हैं, तो देखिए आपके पास भले ही कैश चला गया, ठीक है, कैश चला गया, लेकिन उसके बदले में संपत्ति आ गया। तो बताइए कोई संपत्ति में
परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। पैसा गया लेकिन उसके बदले में संपत्ति आ गया। ऐसा नहीं कि आपका एसेट कम हो गया, घट गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर मतलब आप लेफ्ट साइड में देखते हैं डेबिट साइड, एसेट साइड में कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो कुल संपत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो आप इस तरीके से समझेंगे ना, तो हमें नहीं लगता कि बाकी जो क्वेश्चन होगा वो आपसे प्रॉब्लम होगा। इस तरीके इससे बनने वाला क्वेश्चन कह रहा है डेबिट इनमें से क्या संकेत देता है? डेबिट इनमें से क्या संकेत देता है? तो देखिए जब डेबिट होता है ना, संपत्ति में वृद्धि, बिल्कुल डेबिट होता है तो संपत्ति में वृद्धि होता है। दायित्व में कमी, जी हाँ, अगर डेबिट अगर संकेत हो तो लायबिलिटी में क्या होता है? कमी होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपका लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस रखता है, ठीक है, लेकिन अगर डेबिट हो रहा है इसका मतलब लायबिलिटी क्या हो रहा है? वो घट रहा है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट डिक्रीज इन लायबिलिटी, वेरी गुड है, अच्छा है। डिक्रीज इन कैपिटल, देखिए कैपिटल जो है वो जो डेबिट में है उसका भी ये बता रहा है कि आपका कैपिटल घट रहा है, जबकि कैपिटल कहाँ होता है? वो भी लायबिलिटी बैलेंस रखता है। तो पूंजी में कमी ये भी क्या है कि आपका जो है डेबिट का शो करता है। तो ये सारा स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट सही, तो ऑल ऑफ 30 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप बात करेंगे तो डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर डॉट भी होता है ना तो आप इसको कमेंट करिएगा, और आपको फिर से मैं जब लाइव लेता हूँ यूट्यूब में तो कुछ क्वेश्चन आप रखेंगे और वहाँ पर आपको हम जवाब देने का कोशिश करेंगे। यार भी प्रॉब्लम होता है तो आप फिर ऑफलाइन में हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप हजारीबाग में हैं तो, या फिर आप कांटेक्ट कर लेंगे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, वहाँ से मैं बताने का कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 का है अव्यक्तिगत खातों को वर्गीकृत किया जा सकता है। इम्पर्सनल अकाउंट, देखिए तो आप जानते हैं अकाउंट को कितना भागों में बांटा गया था? 2 भागों में, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। तो वही कह रहा है इम्पर्सनल अकाउंट में भी क्लासिफाइड इनटू। इम्पर्सनल अकाउंट को कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में बांटा गया है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो देखिए 2 कहाँ है? तो 2 भागों में, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप आंसर पर नहीं जाना है बच्चों, क्योंकि आंसर में कुछ गलत भी आंसर होते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि जो पढ़ाई किए हैं वो हमारा बुक के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्रोप्राइटर अकाउंट इज अकाउंट, कौन सा अकाउंट होता है? तो आप जानते हैं पर्सनल अकाउंट होता है प्रोप्राइटर। ठीक है, पर्सनल नाम वाला अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 है, मुन्ना को नगद बेचे गए माल के लिए डेबिट किया जाता है। बताइए, जैसे मुन्ना को माल अगर हम करते हैं, मुन्ना को माल दिए, मान के चलिए आप राम हैं और राम को माल बेचे, तो राम अब डेबिट हो गए, और हम क्या बोल रहे हैं? नगद कर आ सेल ऑफ गुड्स टू मुन्ना फॉर कैश, नगद बेचा गया, तो कैश तो क्रेडिट में हो गया। हम नगद माल, सॉरी 1 सेकेंड स्टूडेंट, मुन्ना को माल बेचा गया, एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मुन्ना को नगद बेचे गए माल के लिए डेबिट किया जाता है, मतलब मुन्ना को नगद हमने माल बेचा है, मुन्ना को हमने नगद माल बेचा है, तो क्या होगा? मुन्ना को जब हम नगद माल बेचे तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा हम लोग बना रहे थे कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले रहे थे कि राम को माल बेचे, ओके, राम को माल हम लोग नगद बेचे, तो राम को जब नगद माल बेचे हैं तो कैश हमारे पास आ रहा है कि नहीं? कैश हमारे पास क्या आ रहा है, और जो राम है वो क्या हो जा रहा है? क्रेडिट हो जा रहा है। ठीक है, सॉरी, लेकिन यहाँ पर राम नहीं होगा, यहाँ पर सेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेल, क्योंकि माल जो है राम को बेचा गया है। तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। ओके, लेकिन हाँ बच्चों, यहाँ पर हम राम जो लिख रहे थे ना वो गलत नहीं लिख रहे थे, याद रखिएगा। कुछ सिचुएशन में क्या होगा? राम का नाम भी होगा, मुन्ना का नाम होगा। जैसे अगर यहाँ पर खाली कैश नहीं रहता है ना, कैश अगर नहीं रहता तो यहाँ पर आपको राम का नाम ही लिखना पड़ता है, कैश अकाउंट डेबिट टू, लेकिन फिर यहाँ पर कैश नहीं हो जाता, ये भी बात है। चलिए, तो हम लोग आगे इसका अगर क्वेश्चन क्या बनता, अगर हम लोग बात करें अगर उधारी बेचता तो क्या होता? राम पाने वाला हो जाता, नहीं, और सेल यहाँ पर क्रेडिट, तो सेल चलिए क्रेडिट ही होता। चलिए, तो ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़ें को, क्या यहाँ पर चर्चा हो गया, थोड़ा सा लॉन्ग चर्चा हो गया है कि नहीं? तो फिर से समझ लेना है, रिपीट मतलब अच्छे तरीक़ा से समझ लेना है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। यहाँ पर कहा गया था कि गुड्स को नगद बेचा गया, गुड्स को नगद बेचा गया है, और किसको बेचा गया है? तो एक मुन्ना को बेचा गया। तो जब मुन्ना को बेचे हम लोग तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया और टू सेल अकाउंट हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मुन्ना को नगद बेचे गए माल के लिए डेबिट किया जाएगा, तो डेबिट क्या होगा? तो यहाँ पर कैश डेबिट हो जाएगा, तो कैश यानी ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उधारी बेचा जाता तब जान रहे हैं कि सेल क्रेडिट होता, और
नाम यहाँ पर डेबिट हो जाता है, नाम जैसे मुन्ना हो जाता है यहाँ पर, ठीक है बाबू। लेकिन यहाँ पर कैश बेचागे तो कैश सिचुएशन में, कैश सिचुएशन में नगद बेचागे तो पैसा ही डेबिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत हम लोग लॉन्ग थोड़ा चर्चा कर ली, थोड़ा सा हम लोग का यहाँ पे समझने का फैर हुआ था शुरू, उसके कारण हम लोग फिर यहाँ पे आगे गड़बड़ कर दिए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपकी किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, जब तक उसको अच्छे तरीक़ा से आप ना समझ ले, है ना, तब तक उसको पढ़ना है और समझ लेना है, भागना नहीं है, ठीक है। आप अगर चीज़ों को नहीं समझे और अच्छे तरीक़ा से नहीं समझ में आया और आप उसको छोड़ देते तो आपके लिए वो भी और सरदर्द बन जाता है और आपके लिए वो समस्या ही और हो जाता है, जैसे जख्म की तरह। आप अगर छोटा जख्म हुआ इग्नोर कर दे तो बड़ा जख्म ले लेता है, ठीक है। उसी प्रकार कोई क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं ना, तो क्या है ना कि वो समझिए मत कि वही क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। आपका वो बड़ा रूप ले लेता है और आपको आने वाला वक्त में और भी प्रॉब्लम खड़ा करते जाता है। तो उसको आप हल करिए। अगर आपको नहीं, आपसे कन्फ्यूजन होता है तो किसी दोस्त से पूछिए, टीचर से पूछिए, लेकिन उसको हल करिए, ठीक है, आज नहीं तो कल। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्यक्तिगत खाता का संबंध है, पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू। पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है, ठीक है, एसेट एंड लायबिलिटी से, एक्सपेंस से, लॉसेस एंड इनकम से। तो कस्टमर एंड क्रेडिटर से रिलेटेड है, ग्राहक एवं लेनदारों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, जर्नल तैयार करते समय उसमें कितने खाने बनाए जाते हैं। हाउ मेनी कॉलम्स आर मेड विल प्रिपेयर जर्नल। तो देखिए क्या क्या होता है, डेट होता है ना, पार्टिकुलर होता है, फिर आपका एफ हो जाता है, डेबिट क्रेडिट, कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो गया 5, ठीक है। तो प्रॉपर ढंग से आप स्टडी करिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इससे आपको क्या है ना कि आपकी इस तरह से आप अगर पढ़ेंगे, जिस तरीके से मैं क्लियरिफाई कर रहा हूँ कि हाँ ये तब आपको लगेगा कि मैंने पढ़ा है, ठीक है, पूरा क्लास किया हूँ, सारा चीज़ क्लास का ही, सारा बुक का है, ठीक है। वरना आपको फिर ये रटने वाला हो जाएगा और आपको क्या पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है समझ में नहीं आएगा अच्छे तरीक़ा से, ठीक है। बस हवा हवाई में बात चलता रहेगा कि हाँ ये होता है, लेकिन क्यों हो रहा है इसका कोई नहीं क्लियर होगा। तो आप इस तरीके से ना पढ़िए, मेरा सजेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, अवास्तविक खाते में डेबिट शेष प्रदर्शित करता है, ठीक है। देखिए डेबिट बैलेंस इज इन नॉमिनल अकाउंट। आप जानते हैं नॉमिनल अकाउंट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाता है। तो लॉस जो है वो डेबिट में होता है और क्रेडिट में इनकम होता है। तो यहाँ पर लॉस यानी एक्सपेंसेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डेबिट में क्या शो करेगा, तो एक्सपेंसेस शो करेगा, ठीक है। अब देखिए ये भी कहीं अकाउंट से जुड़ा हुआ था, आप अगर वो पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे बन गया। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, अंतर्राज्यीय लेन देन की दशा में कर लगाया जाता है। देखिए जीएसटी से क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन द टैक्स दैट शैल बी लिव्ड इज। मतलब कहता है कि जब इंटर ट्रांजेक्शन आप करते हैं, इंटर ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि इंट्रा था और एक इंटर था। इंटर क्या बोले थे बाबू कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब भी अगर ट्रांजेक्शन होता है तो उस पर लागू होता है IGST होता है, ठीक है, IGST। और एक ही राज्य में होता है तो CGST और SGST लागू होता है। तो यहाँ पर देखिए IGST क्या है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करो, व्हाट इज़ अ लेजर, खाता बही क्या है। तो यह एक सब्सिडरी बुक है या मेमोरेंडम बुक है या प्रिंसिपल बुक है। तो 1 सेकेंड स्टूडेंट, तो ये क्या है, जो सब्सिडरी बुक या फिर मेमोरेंडम बुक है या फिर प्रिंसिपल बुक है, तो ये आपका एक प्रिंसिपल बुक हो जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल बुक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 21 ऋणी तथा धनी मंदों को रोजनामांचा से उनके खातों में, खाता बही में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया जानी जाती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम अ जर्नल टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन द लेजर इज टर्म एज। तो क्या कहा जाता है, मतलब आप फिर से समझिए, इसको आराम से समझना है, कोई घबराहट नहीं है। ऋण तथा धनी मंदों को रोजनामांचा से, रोजनामांचा यही यहाँ पर है कि अच्छा यहाँ पर तो जर्नल लिखा हुआ है, आप लोग को समझ जाएंगे। रोजनामांचा है थोड़ा सा हिंदी वर्ड है,
रोजनामांचा का मतलब होता है हर एक दिन का अकाउंटिंग करना, जर्नल करना। तो कह रहे रोजनामांचा से उनके खातों में खाता बही, और खाता बही किसको कहा जाता है तो आपको पता है लेजर। मतलब पहले हम लोग जर्नल पढ़ते हैं, उसके बाद लेजर पढ़ते हैं। तो जर्नल रिकॉर्डिंग की, जर्नल के बाद जो लेजर में जो रिकॉर्डिंग किया गया, जर्नल के बाद लेजर में जो रिकॉर्डिंग किया गया, इसको क्या कहते हैं? दिस इज द पोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको पोस्टिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ रहा है, जर्नल से लेजर में जाएगा तो उसको पोस्टिंग कहेंगे। 21 हो गया, 22 चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको टाइम थोड़ा सा देना होगा। आप अगर सिर्फ ABCD करेंगे तो भैया ABCD में काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, आप पढ़ेंगे लेकिन अंदर से जो फील होना चाहिए ना, बेस्ट फील, वो नहीं कभी होगा, याद रखिएगा मेरा बात को। प्राप्त चेक लेकिन अगले दिन जमा किया जाता है को लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाएगा? रोकड़ बही के रोकड़ खाने में ही लिखा जाता है। ठीक है, कैश बुक में लिखा जाता है बाबू। ठीक है, जैसे प्राप्त चेक, आपको चेक प्राप्त हुआ लेकिन अगले दिन जमा किया जाता है। चेक को कहाँ जमा करिएगा बताइए? चेक को तो आप जमा करिएगा पासबुक में, यानी कि आप बैंक में जमा करिएगा, एज अ पासबुक हो गया वो। तो अपने यहाँ पर भी क्या करेंगे? रोकड़ बही में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। पासबुक, आप पासबुक में आप नहीं रिकॉर्ड करिएगा, वो बैंक करेगा, रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो एक प्राप्त चेक लेकिन अगले दिन जमा किया जाता है को लिखा जाता है। तो कहाँ लिखा जाएगा? तो इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक में। दूसरी दिन है, जैसे आपको चेक प्राप्त किया, ये तो हम जान रहे कि जो चेक दिया वो तो पासबुक वहाँ चढ़ाएगा, लेकिन आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ये बात समझिए, ये आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो आप भी कहाँ रिकॉर्ड करिएगा? कैश बुक में, कैश कॉलम में आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 23 नंबर, बैंक खाते का जमा शेष दिखाता है। तो इसको याद रखना है, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये जो है आपको जो है ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन, बिक्री बही का उपयोग के अभिलेखन हेतु किया जाता है। सेल्स बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल सेल्स ऑफ गुड्स, या ऑल क्रेडिट सेल्स, या फिर ऑल क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स अदर देन गुड्स, या ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। तो देखिए बता देते हैं आपको। करा हिंदी में, बिक्री बही का उपयोग के अभिलेखन हेतु किया जाता है। देखिए जब भी सेल्स होता है ना, तो सेल्स जो सेल हम लोग करते हैं गुड्स, वो उधारी लेन देन जो होता है ना, उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है। मतलब सेल बुक में, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेल्स बुक में। सेल बुक एक अलग बनता है, कैश बुक एक अलग बनता है। ठीक है, तो सेल बुक में जो है ओनली फॉर जो है क्रेडिट सेल को ही रिकॉर्ड किया जाता है। सेल बुक में जो है ओनली फॉर क्रेडिट सेल को ही रिकॉर्ड किया जाता है, बस याद रखना है। सेल बुक में जो है ओनली फॉर क्रेडिट सेल को ही रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 25, उधार पर क्रय किए गए माल को में लिखा जाता है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड। देखिए गुड्स आप परचेज किए हैं उधारी, ठीक है, इसको कहाँ आप रिकॉर्ड करेंगे? तो परचेज बुक में करेंगे या सेल्स बुक में करेंगे? तो देखिए अभी जस्ट समझा रहे थे कि आप उधारी खरीदे हैं तो परचेज बुक में चल जाएगा, ना कि कैश बुक में जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए 26 नंबर, रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष का अर्थ क्या है? अनुकूल मतलब एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स, तो कहाँ जहाँ पर होगा? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यही आपका होगा, ना कि डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ऐसा नहीं सुने, क्रेडिट बैलेंस मतलब यहाँ पर समझने का अर्थ देखिए, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक जो है डेबिट बैलेंस रखता है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, यहाँ पर तो देखिए पासबुक जो है ना डेबिट बैलेंस नहीं रखता है बाबू। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, देखिए कैश बुक है यहाँ क्रेडिट बैलेंस बोल दिया, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। कैश बुक जो है वो आपका डेबिट बैलेंस ही रखता है, तो क्रेडिट बोल दे रहे तो ऐसे ये गलत हो गया, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ये सही होता है। आप पढ़े होंगे पासबुक जो है क्रेडिट बैलेंस रखता है, और
जो कैश बुक है वो डेबिट बैलेंस रखता है। आप पढ़े होंगे तो पता है, और यदि नहीं ये सब कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो फिर से अगर जो नए स्टूडेंट हैं नहीं पढ़े, मेरे स्टूडेंट तो सारे पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उनको। लेकिन अगर कोई नए स्टूडेंट से अगर नहीं पढ़े, अगर इस सब का जानकारी नहीं बेसिक है, क्लास 12th में जाना चाहते हैं तो क्लास 11th का बेसिक आपको जानकारी रखिए, बहुत आगे काम आएगा और बहुत आपका क्लियरेंस होगा 12th में, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो आप इसके लिए क्या है ना कि आप जहाँ पर अगर हजारीबाग में, फिर से मैं कह दूँ कि आप हजारीबाग में तो हमसे जुड़िए और आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जो है क्लास 11th का पढ़ा दिया जाएगा और इससे आप पता चल जाएगा कि क्या पढ़ाई होती है एक्चुअली, क्या है ना। चलिए 27, पासबुक एक प्रतिलिपि है, एज अ पासबुक इज अ कॉपी। बैंक, पासबुक क्या है, तो बैंक की बहियों में ग्राहक के खाते, बिल्कुल यही वाला हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात तो समझ गए होंगे, पासबुक जो है, पासबुक में किसका रिकॉर्ड होता है, तो बैंक की बहियों में ग्राहक के खाते होते हैं। ओके चलिए 28, नेक्स्ट है क्षतिपूरक अशुद्धियाँ मिलान को प्रभावित करती है, ठीक है। क्षतिपूरक अशुद्धियाँ मिलान को प्रभावित करती है, तो ट्राई बैलेंस या फिर बैलेंस शीट या फिर नीदर ऑफ द टू या नन ऑफ दिस। तो देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं, दोनों में से किसी को भी प्रभावित नहीं करता, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जो क्षतिपूरक होता है ना वो खत्म हो गया, ठीक है, तो खत्म हो गया तो कोई साइड में इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड से वो खत्म हो जाता है, एसेट लायबिलिटी दोनों साइड से वो खत्म हो जाता है, जिसके लिए कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसमें लॉन्ग थोड़ा चर्चा हो जाएगा, लेकिन इतना ही हम लोग समझने के लिए काफ़ी है चीज़ें। 29, खतौनी करने के कर्म में, खतौनी करने के कर्म में खतौनी करने के समय एक शून्य छूटना किस प्रकार की अशुद्धियाँ कही जाएगी। विल पोस्टिंग 1 0 इज मिसिंग विच एरर्स इज इट कॉल्ड। तो याद रखना है एरर ऑफ ओमिशन, जब हम लोग एक जीरो को छोड़ देते हैं, एक वर्ड को छोड़ देते हैं, दिस इज द ओमिशन कहा जाता है, और नाम को जब छोड़ते हैं तो उसको कमीशन कहा जाता है। आगे शायद आपको ये मिलेगा, नाम में गलती कर। अप्रचलन का मतलब मूल्य में के कारण कमी होना है। ऑब्सोलेंस मीन्स डिक्रीज इन वैल्यू ड्यू टू। अप्रचलन का मतलब मूल्य में क्या होता है, अप्रचलन मतलब आप समझ रहे हैं, जहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर में बताया गया होगा कि अप्रचलन का मतलब क्या होता है। जहाँ पर देखिए बाजार मूल्य में स्थायी कमी ये नहीं हो सकता है, ठीक है। वेयर टू ईयर ये नहीं कमी है बता रहा है। समय की समाप्ति ये नहीं है, तो ये हो जाएगा खोज और आविष्कार, अप्रचलन, ठीक है, ये इसका सेंस है। अब इसका थोड़ा सा आपको लॉन्ग चर्चा करना होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन चैप्टर का है, फिर भी जो है समय की समाप्ति हो जाना, ठीक है। यहाँ पर जो है ना खोज और आविष्कार करे। अप्रचलन मतलब वो सामान जो है मार्केट में है ही नहीं, जैसे नोकिया मार्केट में अब उसका प्रचलन नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक खोज और आविष्कार से वो जुड़ा हुआ है कि वो अब वो खत्म हो चुका है, ठीक है। समय की समाप्ति वो अलग चीज़ होता है, भौतिक टूट फूट जाना वो अलग चीज़ होता है। चलिए इतना ही, क्योंकि टाइम भी तो हो रहा है ना। मशीन पर ह्रास तिथि से शुरू होता है। देखिए इसके लिए आपको बताना है कि परचेज का नहीं होता है, मतलब ह्रास कब से स्टार्ट होता है, इसके उपयोग में लाए जाने। देखिए कोई भी एसेट जब यूज़ में स्टार्ट करेंगे, जब से यूज़ अब परचेज खरीद लिए और यूज़ उसका स्टार्ट कर दीजिएगा, उसी दिन से आपका डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसके उपयोग में लाए जाने की, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 32, बी के खाता की जगह ए के खाते को डेबिट करना किस प्रकार की गलती, भी जो जस्ट बोल रहे थे, तो इसको ओमिशन नहीं कहेंगे, इसको कमीशन कहेंगे। हम लोग याद रखना है, इसको क्या बोलेंगे, कमीशन कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, राम को 500 की बिक्री की खतौनी उसके खाते में 50 रुपये से की गई, जिससे प्रभावित होगा, तो 450 रुपये का गलती हो गया, ठीक है। खैर अमाउंट यहाँ पर तो है नहीं, तो क्या होगा, मतलब कह रहा है क्वेश्चन, राम को 500 की बिक्री की खतौनी उसके खाते में 50 से की गई, जिसमें प्रभावित होगा, मतलब किसमें ये सुधार होगा, ठीक है।
तो राम अकाउंट में बिक्री किया गया राम को, जैसे राम को बेचें तो राम को बेचे तो राम पाने वाला हो गया, राम डेबिट हो गया। और दूसरा सेल, तो सेल में तो हम 500 ठीक लिखे बाबू, फिर समझिएगा, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। राम को सामान बेचे, राम के खाता में लिखा गया ओनली फॉर 50 और सेल में लिखा गया 500, ये ठीक हुआ। तो गलती कहाँ हुआ? राम के अकाउंट में। ठीक है, गलती जो हुआ है वो राम के अकाउंट में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन वाला हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो 34 करा, एक मशीन की मरम्मत पर 10,000 के व्यय को माना जाएगा, तो क्या माना जाएगा? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू? तो ये क्या माना जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंस्टॉलेशन रहता तो वहाँ पर हम लोग कैपिटल मानते हैं। यदि लागत पर लाभ, अब इस देखो ये क्वेश्चन में, यदि लागत पर लाभ 25% है तो विक्रय मूल्य पर लाभ कितना परसेंट होगा? ये देखो न्यूमेरिकल टाइप पे इसको सॉल्यूशन करना होगा। सिंपल सी इसका सॉल्यूशन करना है बच्चों। कहते थे यदि लागत पर 25% होता है प्रॉफिट, यदि लागत पर कितना परसेंट प्रॉफिट होता है? 25%। तो मान के चलिए लागत आपका कॉस्ट है 100 रुपये, इसका 25% अगर आप प्रॉफिट अगर करते हैं, कॉस्ट पर कितना परसेंट प्रॉफिट है? 25%। तो कितना हो जाएगा? ये जीरो दोनों कट जाएगा तो कितना हो गया? 25 हो गया। अब कहता है यही अगर विक्रय मूल्य पर लाभ कितना परसेंट होगा? यहाँ पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ कितना होगी? कॉस्ट पर कितना परसेंट है? 25% है, जिसका प्रॉफिट कितना आता है? 25 रुपया होता है। तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा विक्रय मूल्य पर? तो बताइए विक्रय मूल्य कितना हो गया? 100 रुपया तक कॉस्ट था और 25 रुपया प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस इसका कितना बन जाएगा जी? सेलिंग प्राइस बन जाएगा 125 रुपया बन जाएगा। ये इसका सेलिंग प्राइस है, तो इसको याद रखिएगा। अभी आगे इसको हटाते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? तो 125 रुपया हो गया। तो कहता है कि तो विक्रय मूल्य पर लाभ होगा कितना? विक्रय मूल्य पर कितना परसेंट लाभ होगा? ठीक है, विक्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा? तो देखिए प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट जो है 25 रुपया है और विक्रय मूल्य पर लाभ का परसेंटेज क्या होगा? तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना है? 125। तो यहाँ पर हो जाएगा 125 और इंटू कर देंगे 100 कर देंगे। अब काट दीजिए इसको, 25 5 हैं 125 और 5 दूना 10 यानी 20% हो गया। ठीक है, तो कितना परसेंट होगा? अगर सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट को बात किया जाए तो 20% होगा और कॉस्ट पर बात बोला जाए तो 25% प्रॉफिट होगा। दोनों एक ही चीज़ है, ये नहीं समझना है कभी कि सर 25% ज़्यादा हो गया और 25% ज़्यादा हो गया और कॉस्ट, दोनों एक ही है। दोनों से अगर हम लोग निकालेंगे तो 25 रुपया ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखिए कैसे समझाते हैं। चाहे 20% बोलो चाहे 25% बोलिए, दोनों का एक ही होता है। अगर 100 रुपये हम कॉस्ट बोले तो इस पर 25% निकाले तो कितना हो गया? 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना। अब देखो अगर यही सेलिंग प्राइस पर निकालते हैं तो वो भी वहाँ 25 रुपया ही प्रॉफिट आएगा। कैसे होगा सो देखिए। अभी हम लोग क्या किए थे, 125 रुपया मेरा था। ठीक है, और इस पर देखिए निकाल दीजिए 20%, तो आपको कितना आएगा? 1 0 1 0 है ना, कट गया यहाँ पर, 1 0 यहाँ पे काट गए और 1 0 यहाँ पर काट दिए। ये ला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, गुना करिए। 5 दूना 10 का 0 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5 हो गया और 2 25 रुपया आ गया। तो दोनों का बात जो है एक ही है। चलिए हम लोग फटाफट काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो गया था? ए हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 चलिए करा, एक तिथि विशेष पर सभी संपत्ति और दायित्व का सारांश है, तो क्या है? ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बताइए कहाँ पर होगा? जहाँ पर एसेट और लायबिलिटी का पूरा विवरण दिखता है वो कहाँ पर हो जाएगा? तो बैलेंस शीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ठीक है, जहाँ मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन क्या था? कर एक तिथि विशेष पर सभी संपत्तियों और दायित्वों का सारांश होता है, मतलब एसेट और लायबिलिटी का एनालिसिस कहाँ होता है? तो बैलेंस शीट में होता है। बैलेंस शीट में ही एसेट और लायबिलिटी का हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए 1 सेकेंड स्टूडेंट, चलिए ठीक है 37, अंतिम खाते में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? अंतिम विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन द फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में देखिए ट्रेडिंग अकाउंट को भी शामिल किया जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को भी शामिल किया जाता है, बैलेंस शीट को, यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 38 नंबर, प्रत्येक समायोजन का लेखा होना चाहिए। प्रत्येक समायोजन का लेखा होना चाहिए। ओनली 1 प्लेस या 2 प्लेस या मोर देन 2 प्लेस या नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 2 प्लेस। प्रत्येक समायोजन का लेखा होना चाहिए, 2 जगह पर होना चाहिए, एक डेबिट और एक क्रेडिट पक्ष में होना चाहिए। चलिए 39 का चलते हैं। यदि अंतिम रहतिया तलपट में दिखाया गया है, समझिएगा, यदि अंतिम रहतिया तलपट में दिखाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को चर्चा कर लेना चाहिए हम लोग को, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यदि अंतिम रहतिया तलपट में दिखाया गया है तो यह दिखाया जाएगा कहाँ पे, यानी इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इज शो इन ट्राई बैलेंस देन इट विल बी शो इन। जो बच्चे अगर इस चीज़ को बढ़िया तरीक़ा से एक्सप्लेन करके अगर बता देते हैं तो मेरे तरफ से एक पेन का छोटा सा पुरस्कार रहेगा। चलिए मैं बताता भी नहीं हूँ, लेकिन कमेंट करके बताइएगा कि आखिर इसका आंसर क्या होगा और क्यों, थोड़ा सा रीज़न, क्योंकि आप तो आंसर बता देंगे देखकर, ठीक है, आप सर्च करके भी बता लेंगे, लेकिन आपको रीज़न के साथ अगर बता देंगे तो मेरे तरफ से छोटा पुरस्कार आप लोग को रहेगा। ये मेरा कमिटमेंट है, ठीक है। अब हम आप लोग को बता देते हैं, लेकिन इसको बताने से पहले आपको कर लेना है चीज़ों को, ठीक है, वरना फिर हो जाएगा, गलत बात हो जाएगा, ठीक है। हम आपको पूछेंगे भी हो सकता है। चलिए, तो क्या बोला ना कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखा रहा है, ट्राई बैलेंस में दिखा रहा है। क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्राई बैलेंस में दिखा रहा है। तो देखिए ये क्लोजिंग स्टॉक ट्राई बैलेंस में है तो ये सीधा सीधी बैलेंस आपका जो है बैलेंस शीट में दिखा जाएगा, एसेट साइड में। लेकिन यही क्लोजिंग स्टॉक कहाँ रहता, यदि एडजस्टमेंट में रहता तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखता और साथ में चला जाता ये कहाँ पे, बैलेंस शीट में चलता। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लास्ट जो क्वेश्चन है, प्रीपेड रेंट इज सो एज। तो देखिए प्रीपेड यानी एडवांस अगर आप पेमेंट करते हैं रेंट तो आपके लिए क्या है, वो एसेट्स होता है। अगर आप किसी भी एडवांस पेमेंट करते तो सीधा आपका एसेट हो जाता है, आपके लिए संपत्ति हो जाता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि हमने कोशिश किया, प्रयास किया आप लोगों को, है ना, कम समय में चीज़ों को ज़्यादा बताने का कोशिश किया, समझाने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। आप लोगों को कैसा वीडियो लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अभी और हम लोग का है सीए है और बाकी और बहुत सारा सब्जेक्ट है, अभी ये बीएसटी है, इकोनॉमिक्स है, तो हम लोग सारा वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग कमेंट ज़रूर करना है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।